हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है नीना एजुकेशन की आज की क्लास में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार काफ़ी महत्वपूर्ण है इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और जेपीएससी के मेंस के अकॉर्डिंग मैंने ये टॉपिक लिया है, लेकिन ये ऐसा टॉपिक है जो हर एक एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है और मैं इसे पूरे डिटेल से आप लोगों को पढ़ाऊँगी। तो चलिए देखते हैं, समझते हैं मौलिक अधिकार को। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन है। मौलिक अधिकार को मूल अधिकार भी कहते हैं। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। ये सभी जो वर्ड हैं ये ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछे जाते हैं। संविधान द्वारा बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति के लिए मूल अधिकारों के संबंध में गारंटी दी गई है। हमारा संविधान हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करेगा, इसकी गारंटी देता है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति के लिए समानता, सम्मान, राष्ट्रहित और राष्ट्रीय एकता को समाहित किया गया है। इन सभी को बहुत ही ध्यान से रखा गया है। ऐसी व्यवस्था की गई है कि किसी भी व्यक्ति का हनन ना हो, उसके अधिकारों का हनन ना हो। समानता, सम्मान, राष्ट्रहित, राष्ट्रीय एकता सभी को ध्यान में रखकर ये अधिकार दिए गए हैं। ये अधिकार देश में व्यवस्था बनाए रखने के लिए नागरिकों की स्वतंत्रता की सुरक्षा करते हैं। ये अधिकार ऐसे हैं जो नागरिकों की जो स्वतंत्रता होती है, निरंकुशता यहाँ नहीं कहेंगे, यहाँ स्वतंत्रता कहेंगे, और उसकी सुरक्षा के लिए ये दिए गए हैं। मूल अधिकार को यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इन्हें संविधान द्वारा गारंटी और सुरक्षा दी गई है। मूल अधिकार को इसलिए ये नाम दिया गया क्योंकि व्यक्ति के जो मौलिक अधिकार हैं, जो उसके विकास के लिए बहुत आवश्यक हैं, जिसके बिना व्यक्ति का विकास ही नहीं हो सकता, तो इसकी गारंटी देता है संविधान कि हर व्यक्ति का विकास हो, उसकी सुरक्षा की गारंटी देता है, उसे सुरक्षा प्रदान करता है। इसीलिए मूल अधिकार कहा गया है। और मूल शब्द को इसलिए लाया गया है क्योंकि मूल हम किसे कहते हैं, जिसके बिना काम नहीं चले, जो बिल्कुल बेसिक है, जो होना ही चाहिए। ये मूल इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि ये व्यक्ति के चहुमुखी विकास अर्थात नैतिक, बौद्धिक, भौतिक और आध्यात्मिक, इन सभी के लिए आवश्यक है। नैतिक रूप से भी उसका विकास होना चाहिए, बौद्धिक रूप से भी, भौतिक रूप से भी और आध्यात्मिक रूप से, यानी कि उसे अपने जीवन में चहुमुखी विकास करने के पर्याप्त अवसर प्राप्त होने चाहिए। अब मूल अधिकार जो संविधान द्वारा, जिस वक्त संविधान बना था उस वक्त जो प्रदान किए गए वो कौन थे? तो वो 7 अधिकार थे। बाद में कुछ परिवर्तन हुआ है, लेकिन पहले हम लोग जानेंगे कि ये 7 अधिकार कौन कौन से थे और किस अनुच्छेद के तहत इन्हें रखा गया था। तो पहला जो अधिकार था वो है समता का अधिकार। इसे आर्टिकल 14 से 18 के अंतर्गत रखा गया। तो समता के अधिकार को अनुच्छेद 14 से 18 में रखा गया। स्वतंत्रता का अधिकार ये 19 से 22, अनुच्छेद 19 से 22 के अंतर्गत है। शोषण के विरुद्ध अधिकार ये अनुच्छेद 23 से 24 में है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये 25 से 28 में है। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार ये 29-30 में है, अनुच्छेद 29-30। संपत्ति का अधिकार ये अनुच्छेद 31 में है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये अनुच्छेद 32 में है। ये सभी बहुत महत्वपूर्ण है। एक एक को मैं अच्छे से आप लोगों को बताऊंगी, समझाऊंगी, क्योंकि इनके अंदर से भी प्रश्न आते हैं, तो बहुत ही डिटेल से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अब चेंजिंग क्या हुआ? 44वें संविधान संशोधन जो कि 1978 में हुआ था, इसमें संपत्ति के अधिकार को सूची से हटा दिया गया है। जो संपत्ति का अधिकार था, छठा अधिकार अनुच्छेद 31 के अंतर्गत, इसे हटा दिया गया। यहाँ पर इस चीज़ को याद रखेंगे कि ये 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटाया गया। और इसे जब हटाया गया तो इसे कहाँ रखा गया? तो संविधान के भाग 12 में
अनुच्छेद 300 क के अंतर्गत रखा गया और इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया और इसे कहाँ रखा गया? 300 क में, याद रखेंगे। अब हम लोगों ने देख लिया कौन कौन से अधिकार थे। तो सबसे पहले जो समता का अधिकार मैंने आप लोगों को बताया, उससे हम लोग आज की क्लास में डिटेल से देख लेते हैं, क्योंकि हर एक अधिकार के अंतर्गत जितने भी अनुच्छेद हैं उनकी खास विशेषता है। तो समानता का अधिकार या समता का अधिकार आज हम लोग देखेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये अनुच्छेद 14 से 18 के अंतर्गत है। अब इसमें कौन कौन सी बातें हैं? तो सबसे पहले ये जो है विधि के समक्ष समानता कहता है अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में ये कहा गया कि राज्य जो देखिए, संविधान में भारत को राज्य कहा गया है, ठीक है। तो भारत राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता या संरक्षण प्राप्त होगा। कानून की नज़र में सभी व्यक्ति बराबर होंगे, चाहे फिर वो भारत का नागरिक हो या फिर भारत से बाहर का हो। तो कानून के समक्ष सभी बराबर होंगे। जो भी भारत सीमा क्षेत्र के अंतर्गत है वो कानून के नज़र में बराबर है सभी। किसी प्रकार का किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। कहने का अर्थ है धर्म, जाति, लिंग, वंश, इन सब के आधार पर, या जन्म स्थान। अब उसी प्रकार से अनुच्छेद 15 में क्या कहा गया? तो धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा, विभेद पर रोक लगाई गई। जैसे इन सभी आधारों पर किसी भी व्यक्ति को नहीं रोका जा सकता। कहाँ पर? तो सार्वजनिक दुकानों में जाने से, भोजनालयों में भोजन करने से या प्रवेश करने से, या किसी मनोरंजन स्थल में जाने से, जैसे सिनेमा हॉल वगैरह, या किसी भी प्रकार का जो मनोरंजन होता है, सर्कस, मेले या कुछ भी, इनमें प्रवेश पर जो रोक लगा देते थे वो नहीं होगा। सरकारी रूप से जो राज्य सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा बनाई गई जो सड़कें होती हैं, कुएं होते हैं, तालाब होते हैं, स्नान घाट होते हैं, सड़क होते हैं, या सार्वजनिक समागम स्थल अर्थात जहाँ पर किसी भी प्रकार का आयोजन होता है, वहाँ पर जाने से किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। भेदभाव के आधार पर किसी को रोका नहीं जा सकता है। ये प्रावधान अनुच्छेद 15 में भाग 2 के तहत है। 15(2) में ये कहा गया है। वहीं पर अनुच्छेद 15(3) और 4 में क्या कहा गया है? स्त्रियों और बच्चों के लिए सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों की उन्नति के लिए जो SC ST के लिए राज्य विशेष उपबंध करने का अधिकार देते हैं। अर्थात समाज में जो पिछड़े वर्ग में जो आ जाते हैं, जैसे कि स्त्रियों, बच्चों, या फिर जो SC ST के जो लोग होते हैं, पिछड़े जो लोग होते हैं, उनके सुरक्षा के लिए, उन्हें उन्नति दिलाने के लिए कुछ विशेष उपबंध कराए जा सकते हैं, ऐसा सुविधा प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 16 में क्या कहा गया है कि लोक नियोजन के अवसर की समानता, अर्थात किसी भी प्रकार की नौकरी में या काम में समानता होगी। वहाँ पर भी किसी प्रकार की स्त्री पुरुष, जाति, ऊंच नीच किसी भी तरह का भेद नहीं किया जाएगा। सरकारी नौकरियों में सभी को समान अवसर मिलेगा। संसद अगर चाहे तो अधिनियम बनाकर पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था कर सकती है। आरक्षण की व्यवस्था करने का अधिकार है, लेकिन संसद को है, सामान्य लोग ऐसा नहीं कर सकते। और फिर जब ये कोई भी कानून संसद द्वारा बन जाता है, पास हो जाता है, तो उसे मानना पड़ता ही है, सभी को मानना पड़ता है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। हमारे समाज में जब अंग्रेज़ों का यहाँ पर रहना था, या काफ़ी उनके जाने के भी काफ़ी समय तक यहाँ पर अस्पृश्यता थी। खास करके हिंदू समाज में अस्पृश्यता की भावना थी। जाति व्यवस्था चली आ रही थी। हिंदू समाज में जाति व्यवस्था के अंतर्गत ऊंची जाति, नीची जाति, छुआछूत आदि बहुत सारी बुराइयां भी व्याप्त थी। इन बुराइयों को दूर करने के लिए, इनका अंत करने के लिए अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 बना। इसमें थोड़ा संशोधन किया गया 1972 में, और इसे जन अधिकार अधिनियम के नाम से संबोधित
किया गया है। तो ये अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत हुआ। अनुच्छेद 18 जो इसका लास्ट है, उपाधियों का अंत। पहले जो है जब अंग्रेज रहते थे वो क्या करते थे कि समाज में वो उनकी नीति थी फूट डालो और शासन करो की। तो फूट डालो और शासन करो की नीति के तहत वो लोग समाज में काफ़ी असमानता फैलाने के लिए क्या करते थे, उपाधियां देते थे। कुछ लोगों के हाथ में बहुत ज़्यादा संपत्ति होती थी या उन्हें जानबूझकर संपत्ति देकर उन्हें उपाधियां दे देते थे, और जो पिछड़े लोग होते थे, गरीब होते थे, उनके साथ अन्याय करते थे। तो उपाधियों को प्रदान करके समाज के विभेद को बढ़ाने का काम करते थे वो। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो इस चीज़ का अंत कर दिया गया, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो समाज में समानता नहीं आती। तो समाज में समानता लाने के लिए ऐसा किया गया। लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर उपाधियाँ अभी भी चलती हैं, जैसे बौद्धिक या शौर्य की विशिष्टता के लिए किसी खास तरह की जो सामाजिक उपलब्धि होती है उसके लिए उपाधियाँ या सम्मान अभी भी दिए जाते हैं, जैसे कि पद्म भूषण, पद्मश्री, परमवीर चक्र। तो जैसे शौर्य के लिए परमवीर चक्र इस तरह से प्रदान होते हैं, या फिर बौद्धिक या कलात्मक क्षेत्र में जो अच्छा काम करते हैं उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण या इस तरह से और भी बहुत सारे पुरस्कार दिए जाते हैं। तो इस प्रकार, और पहले क्या होता था, अंग्रेज लोग राय साहब, राय बहादुर, इस प्रकार से बहुत सारे उपाधियां देते थे लोगों को, और समाज में असमानता फैलाते थे और आपस में ही लोगों को लड़वाने का काम करते थे। तो ये सारे अधिकार किसके अंतर्गत हम लोगों ने देखे, तो समानता के अधिकार के अंतर्गत देखे, जो कि अनुच्छेद 14 से 18 में आते हैं। तो 14, 15, 16, 17, 18 इतने सारे अनुच्छेद में क्या क्या बातें थी इसे हम लोगों ने जाना, और ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है ये। हालांकि मैं ऑब्जेक्टिव अलग से भी कराऊंगी, तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें और आज के इस टॉपिक को ध्यान से समझें और नोट करें। और क्लास कैसी लगी ये मुझे अवश्य बताएं। अगली क्लास में हम लोग समानता के अधिकार, जो कि जिसमें अनुच्छेद 19 से 22 तक हम लोगों को देखना है, उसे मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।